वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया था, दैट इज़ एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम और आगे फर्दर एडजस्टमेंट्स में बढ़ते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला जो हमारा एडजस्टमेंट है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ बिजनेस एंटरप्राइजेज जब बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं तो उन्हें फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्लियर। तो वो इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट से लोन भी बोरो करती हैं। तो उसी लोन की बात हम कर रहे हैं कि अगर बिज़नेस ने लोन लिया होगा तो वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर किसी को लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात ये है, आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि ट्रायल बैलेंस में ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। सपोज़ आपको लोन की अमाउंट दी है, लोन दिया हुआ है और 1 लाख का आपका लोन है, क्लियर। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, एक डेबिट साइड दिया है, और दूसरी कंडीशन हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें तो नहीं दे रखेंगी, लेकिन अलग अलग भी दे सकते हैं। सपोज़ तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन आता है तो सबसे पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। सबसे पहले ये दो चीज़ ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो ये देखो, ट्रायल बैलेंस में लोन किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है या क्रेडिट साइड आ रहा है। अगर तो डेबिट साइड आ रहा है दैट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये काइंड ऑफ एन एसेट है, क्योंकि डेबिट साइड आ रहा है, क्लियर। लोन डेबिट साइड आ रहा है तो ये एसेट है, और इसका मतलब ये है कि हमने किसी पार्टी को लोन दे रखा है या हमने मार्केट में लोन किसी को दे रखा है, क्लियर। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, क्योंकि बिजनेस ने लोन दिया है उस पर वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो बिजनेस के लिए इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्योर इनकम या प्योर गेन, क्लियर। अगर लोन क्रेडिट साइड दिया है, अगर लोन क्रेडिट साइड दिया है दैट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी है, तो उससे समझ जाना कि बिजनेस ने लोन मार्केट से लिया है या बैंक से लिया है, किसी पार्टी से लिया है। तो इस केस में जो इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगी वो उसके लिए एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, क्लियर हो गई। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि डेबिट है तो हम मतलब बिजनेस लोन दे रहा है और ऐसे में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी इनकम होगी। क्रेडिट साइड लोन दिया है तो बिज़नेस ने लोन बाहर से लिया है, और ऐसे में अगर इंटरेस्ट वो पे करेगा लोन पे तो उसका वो एक्सपेंस या लॉस हो जाएगा, क्लियर। ये तो थी एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात देखो। सपोज़ इसी ट्रायल बैलेंस में आपको जैसे ये कंडीशन दे रखी है, हम इस पहली वाली कंडीशन को ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। जनरली ट्रायल बैलेंस दिया है और उसमें डेबिट और क्रेडिट का डिमार्केशन नहीं है अमाउंट्स का, सिंपली अमाउंट्स दी हैं और लोन की अमाउंट दी है, आपको ये नहीं बताया है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट ही अज्यूम करना है हमें, क्लियर। उसको हमें लाइबिलिटी ही अज्यूम करनी है, डेबिट अज्यूम मत कर लेना जब तक दिया ना हो, अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ले लिया, दिया है हमें क्वेश्चन में कि लोन हमने लिया 1 लाख का, ओके, एट द रेट सपोज 10% ऐसा करके दिया है। तो आप समझ जाना कि लोन हमारा 1 लाख का है और 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और दी है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है, सपोज़ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज़ आपको दिया है क्वेश्चन में, मान लो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, सपोज़ मान लो 500, क्लियर। 500 आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू दे रखी है, क्लियर। और एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट है, अब हम क्योंकि एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10%।
अगर ये 10% या नहीं भी दिया है, यहाँ दिया है, तो समझ जाना कि इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात हो रही है। कभी कभी यहाँ भी देते हैं, यहाँ भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो अब दो साइड एडजस्ट होगा। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ क्लियर हो गई, डेबिट है क्रेडिट है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में दिया है या नहीं। हमारे केस में दिया है और एडजस्टमेंट भी दी है। अब क्या करना है हमें, क्योंकि एडजस्टमेंट दिए तो कैलकुलेट तो हमें करना है और ये कहीं दो जगह अपीयर होगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम अब जैसे कैलकुलेट करेंगे पूरे साल भर के लिए, 1 लाख पे 10%, तो ये आपका आ गया 10,000। क्लियर? ये आ गया 10,000। अगर ये 10,000 है तो इसको थोड़ा सा और अमाउंट को थोड़ा बड़ा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ 1,000 हमने पे कर रखा है फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जो एडजस्टमेंट में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला वो है 10,000। अब क्या है, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, कौन सा कंसिडर करें और कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा, अब इसको और इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, 1,000 और 10,000। ये कह रहा है ये भी साल भर का, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड ही बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में भी दिया है, इसमें भी निकाल लिया है। तो इस अमाउंट्स को ऐसे इंटरप्रेट करना है कि हमें इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल आपका फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था। ठीक है, लेकिन आपने किया सिर्फ 1,000। बिजनेस को 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, लेकिन बिजनेस ने सिर्फ 1,000 ही पे करा। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग हो गया। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,000 माइनस 1,000, यानी कि 9,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है। 9,000 रुपये हमें अभी भी देना है इस ईयर में, जो हमने नहीं दिए, क्योंकि 1,000 दिए, निकल के आया 10,000। 9,000 आउटस्टैंडिंग हो गई। अब आउटस्टैंडिंग हो गई तो इसका फिर एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है, 9,000 हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, ये ध्यान रखना। अब पीएल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पीएल अकाउंट देख लो, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये डेबिट साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड का कोई फंडा नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा 2, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारा, 1,000, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आया 9,000 का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग निकल के आ गया, दैट मीन्स 9,000 हमें और पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो कंसर्न्ड एक्सपेंस में हमेशा ऐड हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 9,000, ये देखो हमारा टोटल आ गया 10,000, जो हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया था। क्लियर? तो टोटल हमें 10,000 ही पे करना था, ट्रायल बैलेंस में 1,000 था, ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो साल भर का और कितना पेंडिंग बचा, आउटस्टैंडिंग है 9,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हमें पता है, अब लोन की बात हो रही है, तो लोन ऑब्वियसली लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, तो लोन की अमाउंट आपने यहाँ लिख दी। कितनी थी लोन की अमाउंट हमारी, 1 लाख। क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गया, एडजस्टमेंट में था, दो साइड एडजस्ट होना, एक साइड हमने कर दी, दूसरी साइड कहाँ बची, यहाँ बची, तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ में ही जाता है। तो लोन में जितनी भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था, 9,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होगा। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट, ये जो लोन की अमाउंट है, ये डेबिट साइड दी है या क्रेडिट साइड दी है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर फर्दर एडजस्टमेंट्स होंगे। अगर क्रेडिट साइड दी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा और फिर ये लायबिलिटी होगा। ठीक है, अगर डेबिट साइड दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा इनकम हो जाएगा, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा वो। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आउटस्टैंडिंग हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट यहाँ से निकल के आ गई, एडजस्टमेंट्स में दिया था, हमने वो सॉल्व करा और उससे हमारा आउटस्टैंडिंग वैल्यू में पता चल गया। तो आउटस्टैंडिंग एक तो आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया और एक यहाँ एडजस्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग,
एक कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आउटस्टैंडिंग को हमें कैसे उसमें एडजस्ट करना है। नेक्स्ट केस ये आ सकता है कि एडजस्टमेंट में आपने पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना निकल के आया था हमारा 10,000, और ट्रायल बैलेंस में उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। ये सेकेंड केस आई एम डिस्कसिंग। सेकेंड केस में जब इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब हमने एडजस्टमेंट्स में कैलकुलेट किया 10,000, तो ये क्लियर हो गया। ये बहुत, इसका एडजस्टमेंट बहुत आसान है, क्लियर हो गया, क्योंकि हमें दो साइड उसे शो करना है। तो दो साइड हमने कहाँ शो करा, यहाँ शो कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना था हमारा 10,000, एक यहाँ शो कर दिया और एक हम शो कर देंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में वही एडजस्टमेंट होगा जो मैंने आपको पहले बताया कि लोन तो इन एनी केस आपको लायबिलिटी साइड लिखना ही लिखना है। लोन की अमाउंट है 1 लाख, ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 10,000, तो ये हो गया 1,10,000। समझ में आया कैसे? क्योंकि 10,000 जो हमने वैल्यू निकाली है, जो एडजस्टमेंट्स में हमें दी थी, वो पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन लोन निकला। तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं है कोई अमाउंट, दैट मीन्स ये पूरी इंटायर अमाउंट ही आउटस्टैंडिंग है। हमें 10,000 पे करना था, लेकिन हमने साल भर में पे किया ही नहीं, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया। 10,000 आउटस्टैंडिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई रिस्पेक्टिव या कंसर्न्ड एक्सपेंस में वो ऐड नहीं हुआ। क्लियर? तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ दिखा दिया, एक बार एक्सपेंस दिखा दिया पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड नेक्स्ट हमने दिखा दिया बैलेंस शीट में लोन में हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि साल में हमें 10,000 पे करने थे, वो हमने पे नहीं करे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर ये एडजस्टमेंट्स में पूछ लेते हैं। पहले आपको डेबिट और क्रेडिट देखना है, फिर आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है या नहीं दे रखा, तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। ओके ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कर लिया डिस्कस। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या है? डेट्स मीन्स उधार, और बैड मीन्स कि हमने कुछ पैसा दिया इन दी फॉर्म ऑफ डेट, उधार, और वो हमें वापस मिला ही नहीं, वो इररिकवरेबल हो गया। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो गई, या तो जिसको हमने दिया उसकी डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वॉट एवर मे बी द रीज़न, लेकिन हमने जो पैसा दिया वो हमें नहीं मिला, तो दिस इज टर्म्ड एज बैड डेट्स इन अकाउंटिंग टर्म्स, कि ये डेट्स थे और ये बिल्कुल ही बैड हो गए, ये फिनिश ऑफ हो गए, अब हमें इसके मिलने की कोई होप नहीं है। क्लियर? तो ये हो गए बैड डेट्स। अच्छा, अब बैड डेट्स की अगर बात करते हैं तो हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बैड डेट्स इज ऑलवेज कंसर्न विद डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दे होगी। डेटर्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमेशा देते हैं। सपोज ये आपका 50,000 दिया कि हमें 50,000 डेटर्स हमारे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर के जैसे आखिरी में हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, दैट मीन्स हमें पता चला इस साल के आखिरी में कि हमें 50,000 उधार दे रखा है डेटर्स को, अब हमने वो वापस लेना है। तो ये जो पैसा हम रिकवर करेंगे या जो वापस लेंगे वो अगले साल में लेंगे, तो अगले साल ही हमें पता चलेगा कि इस 50,000 में से हमें कितना मिलना है या कितना नहीं मिलना। ठीक है, कितना मिल सकता है, कितना मिलेगा, या पूरा भी मिल सकता है 50,000, या इसका कुछ पार्ट मिल सकता है। सपोज़ 50,000 में से अगर हमें सिर्फ 40,000 मिले और 10,000 नहीं मिले, तो ये 10,000 हमारे हो गए बैड डेट्स। क्लियर? ये हमें कब पता चलेगा? ये हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा। इस साल के आखिरी में हमें पता चल गया हमारे 50,000 हमने किसी को उधार दे रखा है और वो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेना है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही पता चलेगा कि बैड डेट्स की अमाउंट कितनी है। या तो पूरे 50,000 मिल गए तो कोई बैड डेट्स नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ 40,000 मिले दैट मीन्स 10,000 इररिकवरेबल है, नहीं मिल सकते, तो वो बैड डेट्स हैं, बट वो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा।
थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ बैड डेट्स का। तो बैड डेट्स की जब भी बात होती है तो हमेशा हमें देखना होता है कि हमारे डेटर्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि फर्दर एडजस्टमेंट्स बैड डेट्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे डेटर्स के थ्रू होंगे। क्लियर? अच्छा, ये तो बात हो गई बैड डेट्स की। अब अगर एडजस्टमेंट में दिया है यहाँ पे बैड डेट्स की वैल्यू, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। क्लियर? बैड डेट्स डेबिट में दिखाते हैं क्योंकि लॉस होता है, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो सपोज बैड डेट्स की वैल्यू 1000 है हमारे पास, ये हमें पता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो बैड डेट्स थे हमारे 1000 निकल के आए। अब एडजस्टमेंट में अगर तो ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है, वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो पीएल अकाउंट में कैसे एडजस्ट होगा? ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें देख लेते हैं हम एडजस्टमेंट पहले, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर तो सपोज मानो पहली कंडीशन ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, ये बाहर एडजस्टमेंट्स में दिया है। एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स की वैल्यू हमें दी है 1000। क्लियर? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं है कहीं। तो अगर एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, बैड डेट्स दिया है तो कोई दो जगह अपीयर होगा। तो बैड डेट्स होगा 2 बैड डेट्स 1000। ठीक है। पीएल अकाउंट में आप उसको डेबिट साइड डाल देना, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, लॉस होता है बिजनेस के लिए, तो ये डेबिट साइड ही जाता है। और बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में नाउ आई टोल्ड यू बैड डेट्स की जहाँ बात आती है तो डेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटर्स की अमाउंट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट हमें पता है तो हम लिख लेंगे डेटर्स 50,000। अब बैड डेट्स की जब बात आती है, यानी कि ऐसे डेट्स जो कि हमें नहीं मिल सकता, या ऐसा पैसा आउट ऑफ डेटर्स जो हमें नहीं मिल सकता। डेटर्स 50,000 है, इन्हीं में से बैड डेट्स निकल के आएंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनली हमें कितना पैसा मिल सकता है ये तो हम डिटरमिन कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बैड डेट्स पता है। तो इस साल का एडजस्टमेंट्स तो हम कर ही सकते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कितना है? 1000, तो ये आ गया 49,000। तो हमें डेटर्स पता चल गया, बैड डेट्स का अमाउंट था 49,000 रिकवर होने हैं। लेकिन ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा कि आउट ऑफ दिस 49,000 कितने रिकवर होने हैं। क्लियर? वो हम बाद में आगे प्रोविजन का जब एडजस्टमेंट करेंगे तब उसको समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आया? अगर बैड डेट्स इज गिवन इन दी एडजस्टमेंट इट विल अपीयर ऑन 2 प्लेसेस। पहला तो होगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बिकॉज एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि डेटर्स से रिलेटेड ही बैड डेट्स होते हैं। तो डेटर्स की जो वैल्यू होती है उसमें से हम बैड डेट्स की वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, सपोज 1000, क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट में एक चीज़ दे रखी है, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं आपको सपोज 4000 के। क्लियर? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं 1000 के, एडजस्टमेंट में भी फर्दर बैड डेट्स करके आपको 4000 दे रखा है अमाउंट। क्लियर? तो अब ये कैसे करने हैं? हमें पता है बैड डेट्स डेबिट साइड ही आते हैं। 2 बैड डेट्स कितना है? 1000, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। अब फर्दर बैड डेट्स हैं तो मतलब कि बैड डेट्स में ये ऐड हो जाएंगे। फर्दर मीन्स कि इनके अलावा ये भी हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऐड हो गए। आप इनको ऐसे दिखाओगे, फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया? 4000। तो ये आपका आ गया टोटल 5000। 5000 आ गया। बैलेंस शीट में आ जाओ। यहाँ से तो आपने कर दिया बैलेंस शीट में। अब क्योंकि बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स है, सारे एडजस्टमेंट डेटर्स से रिलेटेड ही होंगे। तो डेटर्स कितने हो गए हमारे? डेटर्स इज 50,000। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। क्लियर? अब हमें पता है कि हमें लेस करने हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है,
हम करेंगे फर्दर बैड डेट्स को लेस फर्दर। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है तो लेस बैड डेट्स नहीं दिखाएंगे हम यहाँ 1000, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिया है। हमें एडजस्टमेंट्स को ही दो जगह एडजस्ट करना है, तो फर्दर बैड डेट्स को हमने यहाँ एडजस्ट किया, जो मैंने आपको बता दिया बैड डेट्स में ऐड हो गया, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स से वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ फर्दर बैड डेट्स वाली ही अमाउंट 4000 वी विल शो। तो फाइनल डेटर्स की अमाउंट निकल के आ गई 46000। ओके, तो ये तो हो गया बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स वाला कंसेप्ट। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको पूछते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से कर ही लेना। क्लियर? फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बैड डेट्स दिए हुए हैं, डेटर्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स 4000 आपको दिए हैं। क्लियर? या तो इसकी अमाउंट को थोड़ा कम कर लो, इस केस में हम कम कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 2000। ठीक है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और दी है बैड डेट से रिलेटेड, एक प्रोविज़न दे दिया। अब आई एम अज्यूमिंग बाय दिस टाइम आपको प्रोविज़न और रिज़र्व में तो फ़र्क पता होगा, क्योंकि ये सबसे आखिरी का चैप्टर है, तो प्रोविज़न और रिज़र्व आपने पढ़ा होगा। क्लियर? अच्छा, अब वापसी हम यहाँ आ जाते हैं, ज़रा डेटर्स वाले कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब मैंने आपको बताया कि 50,000 हमारे डेटर्स हैं, तो उसमें से हमें अगले साल ही पता चलेगा कि इसमें से कितना अमाउंट हमें मिलेगा, कितना रिकवर हुआ, कितना रिकवर नहीं होगा। क्लियर? तो सपोज़ मान लो कि इसमें से पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, हमें पता है कि फ्यूचर में हमारे बैड डेट्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि पूरा पैसा आ गया, कोई ना कोई पैसा देने से मना करेगा ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो हमें पता है फ्यूचर में हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस है जिसको हम देख सकते हैं, हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़रूर होगा, और वी कैन सी कि हाँ ये लॉस हमारा इतना के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस को कंसिडर कर रहे हैं या देख सकते हैं, दैट मीन्स उसको कवर करने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। अब ये रिस्क है, we are covering, we know the expected future losses coming in the form of bad debts out of debtors, so in order to cover that risk हम एक प्रोविजन को क्रिएट करते हैं डाउटफुल डेट्स के नाम से, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। भाई बैड भी है डाउटफुल भी है, बैड भी हो सकता है, अब डाउटफुल है तो मीन्स रिस्की हुआ ना, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो दैट इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर दीज डेट्स इन ऑर्डर टू कवर अप द रिस्क which might arise out of debtors in the form of bad debts. तो doubtful debt है means we are doubting this thing कि अगर नहीं मिला तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम आज की तारीख में एक प्रोविज़न को क्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व को क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ हमारा एम फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का नहीं है बिजनेस का। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं तो हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस को कवर कर रहे हैं, तो उस रिस्क को या लॉस को जो हम देख सकते हैं, फोरसी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं, उस रिस्क को कवर करने के लिए प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोविज़न का मतलब समझ में आया कि अगर नेक्स्ट ईयर मानो 50,000 में से 20,000 नहीं आए, तो हम प्रोविज़न आज की तारीख में क्रिएट कर रहे हैं, आज उसमें हम इतना पैसा रखें कि अगर हमें 20,000 का लॉस हो गया तो हम इससे वो मीट कर लें, कवर कर लें, लॉस हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा लॉस। अंडरस्टूड? तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से प्रोविज़न को क्रिएट करते हैं। अब ये प्रोविज़न एक स्पेसिफिक रेट पे ही क्रिएट होता है डेटर्स पर, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। डेटर्स पे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं हमेशा, और जो परसेंट पे क्रिएट करते हैं वो परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके हिसाब से ये क्वेश्चन में 10% का प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है। सो आई हैव टोल्ड यू द थ्योरी, द लॉजिक बिहाइंड वाई यू विल क्रिएट अ प्रोविज़न ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और अब इसका हम फर्दर एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। क्लियर? बैड डेट्स क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया है। क्लियर? तो 2 बैड डेट्स कर लें पहले 1000। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स भी दिए हैं, फर्दर बैड डेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐड ही होंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स हाउ मच 2000, तो ये हमारा आ गया 3000।
अब प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे। तो प्रोविज़न, अच्छा एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई, जो प्रोविज़न एडजस्टमेंट में दिया हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, वो न्यू प्रोविज़न होता है। ठीक है, तो ये हम न्यू प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। क्लियर? ये न्यू प्रोविज़न की बात हो रही है जो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा प्रोविज़न दिया है कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और वो क्रेडिट साइड दिया है, दैट मीन्स कि वो ओल्ड प्रोविज़न है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविज़न दिया होता है, सपोज़ यहाँ आपको दिया है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो ये प्रोविज़न हमेशा क्रेडिट साइड दिया होगा। सपोज 500 रुपये दिया है, हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रोविज़न तो हो गया ये और एक प्रोविज़न हो गया ये। तो जो प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना कि वो ओल्ड प्रोविज़न की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर चाहे लिख भी लेना ओल्ड प्रोविज़न, यहाँ लिख लो ओल्ड प्रोविज़न ताकि याद रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई ओल्ड प्रोविज़न की। जो प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है दैट इज़ ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बाकी जो एडजस्टमेंट में दिया है दैट इज़ न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्लियर? अच्छा, फ़िलहाल हम ओल्ड प्रोविज़न को छोड़ देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज़ देते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर दिया। अब हमने एक नया प्रोविज़न क्रिएट करना है। नया प्रोविज़न क्रिएट करना है तो क्या बोल रहे हैं, 10% डेटर्स पे क्रिएट करना है, यानी कि 50,000 पे नया प्रोविज़न क्रिएट करना है। इसको यहाँ कर लेते हैं। तो हमारा न्यू प्रोविज़न निकल के आ गया। तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये भी डेबिट साइड, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड फर्दर बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना है, 5,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8,000। तो अब जो आंसर आया 8,000 वो हम यहाँ इस कॉलम में फाइनली, मतलब ये आपका आंसर निकल के आएगा अगर तो बैड डेट्स दिया है, फर्दर बैड डेट्स दिया है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया है। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया कि हमने पीएल अकाउंट में न्यू प्रोविज़न को ऐड कर दिया। एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं हम। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो डेटर्स एसेट साइड आते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट एसेट साइड ही होगा। तो यहाँ पे हमने डेटर्स लिख लिया। डेटर्स कितने हैं हमारे, 50,000। क्लियर? अच्छा, अब दो चीज़ें डेटर्स से रिलेटेड या बैड डेट से रिलेटेड दिए हैं, फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में है तो वो भी ऐड होगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में फर्दर बैड डेट्स लेस होगा जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। फर्दर बैड डेट्स वाज हाउ मच, 2,000। तो ये हमारा आ गया 48,000। ठीक है, और अब न्यू प्रोविज़न की बात हो रही है। न्यू प्रोविज़न को भी एडजस्ट करना है बैलेंस शीट में। यहाँ तो हमने ऐड कर दिया था पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में, लेकिन जब बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट की बात होती है तो वो डेटर्स से हमेशा और हमेशा लेस होता है। तो लेस न्यू प्रोविज़न करके आप लिख दो शॉर्ट में। न्यू प्रोविज़न कितना आया था हमारा, 5,000। तो 43 फाइनली हम जो बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट दिखाएंगे, अब वो दिखाएंगे 43,000। तो न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दो जगह एडजस्ट होता है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डेटर्स में ऐड हो जाता है, बैड डेट्स में ऐड हो जाता है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स से लेस हो जाता है। अगर फर्दर बैड डेट्स दिया है वेल एंड गुड, लेस कर दो। ये नहीं दिया है तो डेटर्स से डायरेक्टली लेस न्यू प्रोविज़न हम दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है रिलेटेड टू, अब पहले तो सिर्फ न्यू की बात हो रही थी, मानो ओल्ड है ही नहीं, अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि ओल्ड नहीं है, सिर्फ न्यू प्रोविज़न की बात हो रही है, तो हमने उसको एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर साथ में ओल्ड प्रोविज़न दिया है तो उसका एडजस्टमेंट भी होगा।
एडजस्टमेंट इन द सेंस कि वो एडजस्टमेंट में नहीं दिया है लेकिन ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो अगर दो प्रोविज़न एक साथ दिए हों तो कैसे हमें उनको ट्रीट करना है फाइनल अकाउंट्स में, ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ हमने प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की वैल्यू दे रखी है 500। क्लियर। तो बैड डेट्स में पहले हमने फर्दर बैड डेट्स ऐड किया, फिर न्यू प्रोविज़न लेस कर दिया। जब हम ओल्ड प्रोविज़न की बात कर रहे हैं तो ओल्ड प्रोविज़न पीएल अकाउंट से न्यू प्रोविज़न और फर्दर बैड डेट्स के टोटल से, अब ये टोटल आपको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि फर्दर हम कर रहे हैं इसमें और कैलकुलेशंस, तो इससे ये आ गया था हमारा 8000। क्लियर। अब टोटल ऑफ फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के टोटल से हमें ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अमाउंट को लेस करना है। ये हमेशा और हमेशा लेस होता है, लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना दिया था हमारा 500 दिया था, तो दिस इज 7500। अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में वो आएगा 7500। क्लियर हो गया। अगर तो ओल्ड प्रोविज़न नहीं दिया है तो बैड डेट्स में सिंपली न्यू प्रोविज़न को ऐड कर दो, फर्दर बैड डेट्स दिए उन्हें भी ऐड कर दो। अगर ये चीज़ नहीं दी है तो डायरेक्टली न्यू प्रोविज़न ऐड कर दो। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविज़न दिया है तो वो इन दोनों के टोटल से लेस होगा। फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए हैं तो बैड डेट्स में ऐड न्यू प्रोविज़न लेस ओल्ड प्रोविज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए बहुत आराम से वो क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स में दे देते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, अब इस ओल्ड प्रोविज़न का यहाँ दे, अच्छा ओल्ड प्रोविज़न अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिर्फ एक ही जगह हम उसे शो करेंगे, तो हमने उसको ऑलरेडी पीएल के डेबिट साइड में शो कर दिया। तो अब हमें ओल्ड प्रोविज़न बैलेंस शीट में शो नहीं करना। बैलेंस शीट में सिर्फ हम फर्दर बैड डेट्स को लेस करेंगे और उसमें से हम न्यू प्रोविज़न को लेस करके फाइनल अमाउंट डेटर्स की वहाँ शो कर देंगे। तो ओल्ड प्रोविज़न है या नहीं है वो बैलेंस शीट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ जाएगा। और यहाँ अगर फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ आपने नहीं लिखा तो नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा। नेट प्रॉफिट गलत हुआ तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आज हमने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर कर लिए। बैड डेट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर। अब ये मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगी। इन दी अपकमिंग लेक्चर हम ये थोड़े से और कुछ टॉपिक्स को क्लैरिफाई करके एंड देन वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।